चलो मैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में कि हमने पहले क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सेट क्या होता है। सेट होता था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम सब लोग एक ही तरीके से जानते हो। इसके बाद हमने कुछ नोटेशंस पढ़ी थी। कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर, जेड का मतलब इंटीजर्स, ये सब हमने लिखा था। उसके बाद 2 फॉर्म्स पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे हम लोग, कॉमा से सेपरेट कर देते थे और कर्ली ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर देते थे सारे एलिमेंट्स को। इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक प्रॉपर्टी लिख देते थे, एक रूल लिख देते थे या फिर एक इनइक्वालिटी लिख देते थे जिसको सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करते थे और बाहर का कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करता था। और पढ़ा था सेट में अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब 1 2 3 4 लिखूं या फिर 3 2 1 4 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता था। एक ही अल्फाबेट को या एक ही एलिमेंट को बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया था जेनेसिस के अल्फाबेट, तो जो अल्फाबेट रिपीट हो रहे थे उन्हें बार बार लिखने का फायदा नहीं है। क्या कहते थे, एक ही बार लिखेंगे उसे। ये पढ़ा था हमने। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट कौन से होते हैं। एम्प्टी सेट कौन से होते थे, उसको 5 से रिप्रेजेंट करते थे। एम्प्टी सेट कौन से होते थे हमारे पास, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता था, उसे नल सेट, वॉइड सेट भी कहते थे, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता था। उसके अलावा हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़े थे। फाइनाइट जो कि काउंटेबल हो, इनफाइनाइट जो बहुत ज्यादा हो, हम काउंट ही ना कर सके। देखो इसमें एक बच्चे ने डाउट भेजा था कि एनिमल्स जो है अपने अर्थ पे वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। बेटा वो फाइनाइट आएगा उसका आंसर, क्योंकि उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा है, तो हम उनको भी काउंट कर सकते हैं। तो जिन भी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट। हालांकि मैंने सबके व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिए थे, जितने भी डाउट्स मेरे पास आए थे सबके सब डाउट्स मैंने क्लियर व्हाट्सएप पे ही कर दिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, देखो सबसेट, पहले तो मैं आपको वो जय माता दी याद है आपको, क्या होता था जय माता दी? जय माता दी होता था। जय माता दी वाले पेज पे हम क्या लिखते थे, सबके सब सिंबल्स लिखते थे। जो फर्स्ट पेज होता था, आपको एक नया सिंबल बता रहा हूं, इसका मतलब ये सिंबल है, यू को टेढ़ा करके लिख दिया है सिंबल पेज पे। सिंबल पेज पे लिखना है आपको, यू को टेढ़ा करके लिख दिया है, इसका सिंबल क्या होता है, ये इसका मतलब होता है सबसेट। जहां पे आपने वो पेज बना रखा है, फर्स्ट पेज जहां पे आप जय माता दी लिखते हो, याद है आपको पिछली क्लास में बताया था। ये नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसको लिखना है सबसेट। एक ये सिंबल होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है एम्प्लाइज। ये आपको पता ही है एम्प्लाइज, तो पहले ही पता है या नहीं आपको, एम्प्लाइज क्या होता है पता है आप लोगों को, एम्प्लाइज क्या होता है? ठीक है, तो अब सबसेट का क्या मतलब है, देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हम ऐसे लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, a set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. A is a subset of B का मतलब क्या है, if every element of A is also an element of B. If every element of A is also subset of is an element of B. इसका मतलब A का हर एलिमेंट B को बिलोंग करे। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, A का हर एलिमेंट B को बिलोंग करे, यही मतलब है इसका। A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम A को क्या कह देंगे, सबसेट ऑफ B। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, A कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 और B कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो इसमें आप देखो A का हर एलिमेंट, A में कितने एलिमेंट है, 3, A का हर एलिमेंट B को बिलोंग कर रहा है। हमने क्या डेफिनेशन लिखी थी, A is called subset of B if every element of A is also an element of B. इसका मतलब A का हर एलिमेंट B में भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो A का हर एलिमेंट
ए के कितने एलिमेंट है? 3। ये तीनों के तीनों बी में प्रेजेंट है या नहीं? बी में प्रेजेंट है। तो हम इससे क्या कह देंगे? दिस इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हो गया इतना? सही। अब देखो एक और सिंबल बता रहा हूं, IFF। इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। एक ऐसा सिंबल होता है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है? डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज। ये जय माता दी पे लिखते रहना सारे, जब वीडियो देखोगे इसके नोट्स बनाओगे तो साथ साथ जय माता दी पे भी लिखते रहना ये सारे सिंबल। सबसेट का सिंबल, इफ एंड ओनली इफ, ये सारे काम के सिंबल है हमारे पास। अब अगर मैंने कोई सेट, ये देखो ए और बी लिए हुए थे, मैंने कोई सेट ले लिया सी जो है 1 2 6। क्या तुम्हें बताना है इज सी अ सबसेट, इज सी अ सबसेट ऑफ ए, ये बताना है। मान लो आपको सी ए का, सॉरी सी बी का सबसेट है कि नहीं, आपको ये बताना है। तो उसमें क्या करोगे आप? ये देखोगे कि सी के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं। 1 को देखते हैं, 1 बिलोंग करता है। 2 को देखते हैं, 2 भी बिलोंग करता है, लेकिन 6 बिलोंग नहीं करता है। तो हम क्या लिखेंगे? सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास? सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसेट पे कांटा मार दो तो क्या हो जाएगा? इज नॉट अ सबसेट। सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अगर वो सबसेट नहीं है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसेट है तो वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक। एक बच्चे ने बीच में डाउट पूछा है कि ये किसका सिंबल होता है, ऐसे करके जिसके नीचे इक्वल टू आता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। हालांकि ये थोड़ी देर में आने वाला था, लेकिन अब बच्चे ने लिखा है तो मैं अभी बता देता हूँ। ये इस 2 तरीकों से लिखा मिलता है। एक सबसेट के नीचे इक्वल टू का साइन है, एक सबसेट के नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है। दिख रहा है आपको? अब एनसीईआरटी हमारे पास थ्रू आउट ये वाला सिंबल यूज करती है सबसेट के लिए। वैसे ये जो सिंबल होता है ये होता है प्रॉपर सबसेट के लिए, लेकिन एनसीईआरटी में थ्रू आउट आपको यही वाला सिंबल दिखाई देगा सबसेट के लिए, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे वो इम्प्रॉपर हो। अब ये प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये एक बच्चे ने डाउट पूछा है, मैंने इसलिए बीच में बता दिया कि ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैसे क्या दोनों में अलग अलग है? ये प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको ये। लेकिन एनसीईआरटी हमारे पास प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों के लिए यही सिंबल यूज करती है। अब चाहो तो अपनी एनसीईआरटी के पेज नंबर 9 पे सेकंड लास्ट लाइन पढ़ना, वहां पे आपको लिखा दिख जाएगा ये वाला सिंबल कि कैसे इस सिंबल का क्या मतलब है। अब हमें पता चल गया सबसेट क्या होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब आप क्या मानोगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। और जिसका मतलब क्या है हमारे लिए कि ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है हमारे पास? ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। अब मैंने लिखा बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये लिख दिया। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी क्या है हमारे पास? ए का सबसेट है, ये भी लिख दिया हमने। इतना क्लियर हो रहा है आपको? ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। अब इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो? ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। बेटा कैमरा फोकस प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, वो 1 सेकंड बाद अपने आप ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। ए बी का सबसेट, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। बी ए का सबसेट, इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के प्रेजेंट है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, ये कह रहा है ये इंफॉर्मेशन। ए के सारे एलिमेंट अगर बी में होंगे, बी के सारे एलिमेंट अगर ए में होंगे, तो हम क्या कह देंगे?
ए और बी दोनों बराबर हो गए हैं। पॉइंट समझ आया? ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए का मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। जब इसके सारे एलिमेंट बी में है, इसके सारे एलिमेंट ए में है, इसका मतलब वो दोनों क्या हो गए हैं आपस में बराबर हो गए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे जिसमें हमें ए और बी को इक्वल प्रूव करना होगा। तो ए और बी को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ये नोट्स में बड़े अच्छे तरीके से लिखना। जब भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, ये दिखाएंगे कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, मैंने एक सेट लिया ए, अगली चीज बता रहा हूं, मैंने एक सेट लिया ए 1, 2, ये है हमारे पास, ठीक है। मैंने आपको कहा कि इसके सबसेट चाहिए मुझे, तो ये 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 चार इसके सबसेट होंगे। सबसेट बनता कैसे है, ओरिजिनल सेट में से कुछ कुछ एलिमेंट कम कर दो या फिर कम नहीं भी करो। क्या डेफिनेशन होती थी, इस सेट के सारे एलिमेंट उसको बिलोंग करने चाहिए। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे को बिलोंग करेंगे तो वो सेट दूसरे का सबसेट हो जाएगा। अब इसमें एक नया चीज आई है हमारे पास, फाई क्या होता था हमारे पास, एम्प्टी सेट होता था। अब एम्प्टी सेट के सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करते हैं कि नहीं, एम्प्टी सेट के सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करते हैं या नहीं। अब बात यह है, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है और कोई एलिमेंट नहीं है तो बिलोंग की कोई बात ही नहीं आई। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हम हमेशा मानते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट का बेसिक मतलब क्या है कि एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए, ये तो वन ऑफ द डेफिनेशन है ही। लेकिन फाई एक लौता ऐसा सेट है जिसके पास कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो इसके एलिमेंट कैसे बिलोंग कराएंगे। तो हम क्या देखते हैं, फिर हम दूसरे तरीके से देखने लगते हैं। जैसे 1, 2 है, ये इसके सबसेट का मतलब क्या है, इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट कम कर दो। जैसे इसमें से 1 हटा दिया, ये बन गया। 2 हटा दिया, ये बन गया। 1 और 2 दोनों हटा दिए, ये बन गया। कुछ भी नहीं हटाया, ये बन गया। ये चारों क्या है, इसके सबसेट है। तो हमेशा क्या याद रखोगे, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी सेट लोगे उसका हमेशा सबसेट क्या बनेगा, फाई। और दूसरी चीज इससे क्या पता चल रही है हमें, अब फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये पता चल गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, इट इज सेट इटसेल्फ। देखो जो ए सेट में लेके चला था वही है ये। तो दूसरी चीज जो हमें मेन इसमें देखनी है वो क्या है, सेट इटसेल्फ इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इट। सेट इटसेल्फ इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इट। इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए। ए का सबसेट खुद ए भी होगा हमेशा, क्योंकि सबसेट का मतलब क्या था, ए उसके सारे एलिमेंट दूसरे को बिलोंग करना चाहिए। क्या ए के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ए भी ए का सबसेट होगा। तो कोई अगर मुझे सेट देता है, मान लो बी सेट दे दिया, ठीक है, मैंने कहा 1, 2 या 1, 3 ये है मान लो, तो इसके सबसेट लिखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक तो 5 क्योंकि जो कि हमेशा ही होना है, एक सिंगलटन सेट 1, एक सिंगलटन सेट 3, एक 1, 3। ये 4 सबसेट है इसके, चारों ये क्या है इसके सबसेट। फाइव हमेशा होगा सबसेट किसी भी सेट का, सेट इटसेल्फ हमेशा होगा। उसके अलावा ये जो उसके एलिमेंट से बनेंगे सबसेट, ये और ये दोनों क्या है इसके सबसेट है। तो सबसेट क्या है हमारे पास, ए बी का सबसेट होगा अगर ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं। ये कुछ एग्जांपल दिए जिससे पहली चीज हमने क्या पता लगाई है कि फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ, फाई इज ऑलवेज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट के सबसेट की बात करूंगा तो फाई उसमें आएगा ही आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? और वो सेट खुद भी आएगा। देखो फाई भी आया है और वो सेट खुद भी आया है, ये दोनों हमेशा आएंगे ही आएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो इसके अलावा सबसेट,
अब दो नई चीजें बता रहा हूं आपको, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। ये दो नई डेफिनेशन है हमारे पास जो आपको अभी बता रहा हूं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। इफ A is a subset of B and A is not equals to B, अगर A B का सबसेट है पर वो A के बराबर नहीं है, मतलब B के बराबर नहीं है, कौन सा सबसेट होगा, इसका मतलब itself को छोड़ के बाकी, then A is called proper subset, then A is called proper subset and B is called its superset. Superset. A is proper subset, B is called its superset. तो सुपरसेट बेसिकली क्या है, जिसका सबसेट बना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बी हमारे पास 1 2 3 4 ये कोई सेट था, ए हमारे पास 1 2, तो यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी है या नहीं, बिल्कुल है। ए नॉट इक्वल्स टू बी है या नहीं, बिल्कुल है। ए सबसेट है और बी के बराबर में नहीं है, इस टाइम पे ए को मैं क्या बोलूंगा, ए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और बी क्या है मेरे पास, सुपर सेट, सुपर सेट। जिससे मैंने सबसेट बनाया है उसको क्या बोल रहा हूं, सुपर सेट, और जो सबसेट बना है उसको क्या बोल रहा हूं, प्रॉपर सबसेट। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अभी लास्ट पेज में मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 1 2 ये एक सेट है मेरे पास, इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, 5 1 2 1 2, ये 4 सबसेट होंगे इसके। अब अगर मैं आपको बोलूं कि प्रॉपर सबसेट बताओ, तो क्या ये प्रॉपर सबसेट है, नहीं, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि ये वाला इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो प्रॉपर सबसेट है क्या मेरे पास, जिसमें उसके सारे एलिमेंट उसको बिलोंग करेंगे लेकिन वो दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। जिस सेट से वो बना है उस सेट को क्या बोल रहे हैं हम, सुपर सेट। और जो नया सेट, जो छोटा सेट उससे बना है, उसी में से निकल के एक छोटा सेट बनाया ना, उसको क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर सबसेट। पर वो दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर ये मुझसे पूछे कि ये ए का सबसेट है कि नहीं, तो मैं कहूंगा हाँ ए का सबसेट है, लेकिन ए का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो अगर इस एलिमेंट, इस वाले सेट की बात करें तो ये हमारे पास ए का सबसेट है, लेकिन ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम जाएंगे थोड़ी देर में नंबर ऑफ सबसेट से, कि सबसेट होते कितने हैं किसी भी सेट के। मान लो कोई सेट गिवन है और मुझे पता लगाना है कि उसके कितने सबसेट होंगे, ये थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि यहां तक प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट या सबसेट में कोई डाउट है किसी को, तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। देखो, सुपर सेट क्या था, जिससे हमने सबसेट बनाया था। प्रॉपर सबसेट क्या था, जो नया सेट बना है लेकिन वो उसके बराबर नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी 1 2, इसके ये 4 सबसेट है हमारे पास, 1 2 3 4, ये 4 सबसेट है हमारे पास। अब इसमें से ये जो है सबसेट, जो ये सबसेट बना है, पहले ये देखते हैं सबसेट है कि नहीं। क्या इसके सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और अगर करते हैं तो ये सबसेट होगा। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर। और प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या था, दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अब ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, बिल्कुल है, ये है, ये भी है। तो प्रॉपर सबसेट को ऐसे भी देख सकते हो कि कम से कम एक एलिमेंट उसमें से गायब हो जाना चाहिए। देखो, कम से कम एक एलिमेंट गायब हो गया, एक एलिमेंट गायब हो गया, 2 एलिमेंट गायब हो गए, दोनों गायब हो गए, तभी तो 5 बना वो। पॉइंट क्लियर हो गया इतना। तो सबसेट क्या था हमारे पास, सबसेट ये 4 होते, लेकिन प्रॉपर सबसेट ये 3 होते। प्रॉपर सेट सबसेट में सिर्फ ये हट जाएगा, a इक्वल्स टू बी। तो अगर मुझसे कोई प्रॉपर सबसेट पूछेगा तो मैं कह दूंगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से एक केस माइनस कर दो सेट इटसेल्फ वाला,
तो हमारे पास प्रॉपर सबसेट मिल जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? अब आ गए हम नंबर ऑफ सबसेट पे। तो नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के लिए क्या होते हैं? देखो, नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के लिए क्या होते हैं? इफ सेट A contains n elements, सेट A में अगर n एलिमेंट्स, इफ सेट A contains n elements, अगर सेट A में आपके पास n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इक्वल्स टू क्या होगा? 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n, अगर उसमें 2 एलिमेंट थे, जैसे ऊपर देखो एग्जांपल में कितने एलिमेंट थे इसके पास? 2 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 2 करोगे कितना आएगा? 4। इसका मतलब इसके 4 सबसेट होने चाहिए। देखो 1 2 3 4, ये चारों लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए? तो इफ अ सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर n। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? इट इज 2 टू द पावर n माइनस 1। माइनस 1 क्यों कर दिया? ये 1 मैंने माइनस करा है सेट इटसेल्फ के लिए, क्योंकि बस ये काउंट नहीं करना इटसेल्फ वाला, उसके अलावा बाकी सारे काउंट करने हैं। जैसे इसमें 2 की पावर 2 4 थे और इसमें से एक हटा दिया, बाकी 3 क्या बचे थे मेरे पास? प्रॉपर सबसेट बचे थे। अब ये बात है कि ये वाला फॉर्मूला कहां से आया? ये वाला फॉर्मूला 2 टू द पावर n ये हमारे पास आता है पीएनसी से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, जिसके मैंने कुछ कुछ बेसिक आपको जरा सा हिंट दिया था 5-10 मिनट, जब मैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा था, अगर याद हो। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? उसमें एनसीआर बताया था क्या होता है, फैक्टोरियल बताया था, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वो था हमारे पास। अब इस फॉर्मूले को 2 टू द पावर n को डिटेल में मैं जब पीएनसी पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है? चलो नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। अब देखो, मैंने आपसे बोला कि ए था मेरे पास कोई सेट 1,2, ठीक है? 1,2 ये था, ठीक? मैंने इससे एक नया सेट बनाया जो कि इससे छोटा सेट बनेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सबसेट बोल रहे हैं, ठीक? तो मैंने 1 को चॉइस दी होगी कि उस सेट में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। ऐसे ही 2 को भी चॉइस दी होगी कि उस सेट में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। वो तो मर्जी है इनकी। अब देखो 1 के पास क्या क्या ऑप्शन थे और 2 के पास क्या क्या ऑप्शन थे। एक था 1, एक था 2। 1 के पास ऑप्शन थे जाना चाहता है मतलब टिक, नहीं जाना चाहता मतलब क्रॉस। 2 के पास थे टिक क्रॉस। तो टोटल इनके जो केस बनेंगे वो कैसे बनेंगे? टिक टिक, टिक क्रॉस, क्रॉस टिक, क्रॉस क्रॉस। यही 4 पॉसिबिलिटीज है। खुद सोचो दिमाग में, अगर इसके पास 2 ऑप्शन है टिक और क्रॉस, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, तो कंबाइंड इनके पास कितने ऑप्शन हो गए? 4। और वो चारों केस मैंने लिखे हैं, टिक टिक, टिक क्रॉस, क्रॉस टिक, क्रॉस क्रॉस। टिक का मतलब है कि ये जा रहा है, क्रॉस का मतलब है कि ये नहीं जा रहा है, ठीक है? अब देखो, अगर दोनों पे टिक लगा है, दोनों पे टिक मतलब दोनों जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, तो सेट क्या बनेगा? 1,2 दोनों आ गए। 1 पे टिक लगा है, 2 पे नहीं लगा है, इसका मतलब 1 जा रहा है और 2 नहीं गया, तो सिर्फ 1 पहुंचा वहां पे। 1 पे क्रॉस लगा है, इसका मतलब 1 नहीं जा रहा। 2 पे टिक लगा है, इसका मतलब 2 जा रहा है, ये 2 पहुंच गया। 1 पे भी क्रॉस है, 2 पे भी क्रॉस है, इसका मतलब कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? 5, कोई भी नहीं पहुंचा। और यही 4 उसके सबसेट थे जो मैंने लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, याद करो। तो ये सबसेट की फॉर्मेशन समझ आई कैसे होती है? हम क्या कहते हैं, हर एलिमेंट को कह देते हैं या तो उस वाले नए सेट में जाओ या फिर नहीं जाओ। मैंने मान लिया कि मैंने खाली सेट, यहाँ पे खाली बॉक्स रख लिया, इनको कहा कि इसमें जाओ या फिर ना जाओ। तो इसके पास 2 तरीके हैं, या तो ये जाएगा या तो ये नहीं जाएगा। इसके पास भी 2 तरीके हैं, या तो ये जाएगा या तो ये नहीं जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब मैंने, जब इसके पास 2 तरीके थे, इसके पास, तो कंबाइंड कितने हो गए? 4। 2 इंटू 2, क्योंकि इसके 2 तरीके और इसके 2 तरीके साइमल्टेनियसली, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको उस वाली वीडियो में बताया था कि जब कोई भी ए और बी टास्क साइमल्टेनियसली करना हो तो नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और ये देखो, अगर मान लो मल्टीप्लाई नहीं भी, तो तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4 केस बनेंगे, टिक टिक, टिक क्रॉस, क्रॉस टिक, क्रॉस क्रॉस। तो टिक टिक मतलब दोनों यहाँ पहुंच गए हैं,
दोनों पहुंच गए हैं तो सेट कैसा दिखाई देगा, ऐसा। टिक क्रॉस का मतलब 1 पहुंच गया है 2 नहीं पहुंचा है तो सेट ऐसा दिखाई देगा। 1 नहीं पहुंचा है 2 पहुंच गया, सेट ऐसा दिखाई देगा। दोनों नहीं पहुंचे, सेट ऐसा दिखाएगा। इसके अलावा और कोई केस नहीं बन सकता है। और यही सारे पॉसिबल हमारे पास क्या है, सबसेट्स हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? तो अब इसमें कितना है, 2 to the power 2 विच इज 4, 4 सबसेट आए। देखो 1 2 3 4 चारों बने, ये हमने पहले भी बनाया। अब यही चीज मैं क्या कह रहा हूं, अगर if A has n elements, if A has n elements, A के n elements है मेरे पास, तो ऐसे लिखे होंगे एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, 3 डॉट 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 अप टू n, ऐसे। इसके पास कितने तरीके हैं, 2, या तो ये जाएगा या तो नहीं जाएगा। इसके पास कितने तरीके हैं, 2, जैसे इनके पास थे टिक क्रॉस, इसके पास 2, हर एक के पास 2 2 2, तो 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n बार। क्या बन जाएगा, 2 to the power n। यहां से मुझे क्या मिलता है, नंबर ऑफ सबसेट्स। हालांकि ये फॉर्मूला हम जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे, वो चैप्टर जब डिटेल में आएगा, तो हम ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अभी के लिए मैंने आपको बहुत कोशिश करी है कि आपको ये समझ आ जाए कि कैसे कैसे सबसेट बनते हैं। अगर नहीं भी अभी के लिए समझ आ रहा तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो कि क्या आ रहा है फॉर्मूला, 2 to the power n। अगर मेरे पास कोई ए सेट था जिसमें 3 एलिमेंट थे, मान लो 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 to the power 3 which is equals to 8। इसका मतलब इसके कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। और आप कहो तो मैं वो सबसेट बना के दिखाता हूं। देखो 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबल केस हैं इसके सबसेट बनने के, जो कि हमने किस फॉर्मूले से निकाली है, 2 to the power n से। तो कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। 2 to the power 3 से मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए। कितना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? इसके बाद नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स में क्या करना है आपको, ये पकड़ो, इसको हटा दो। प्रॉपर सबसेट क्या होता था, सेट इटसेल्फ हटा के बाकी सारे, तो वो कितना हो जाएगा, इस वाले केस में कितना हो जाएगा, 8 - 1 विच इज 7। देखो बाकी 7 जो है वो प्रॉपर सबसेट है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 to the power n - 1। ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा भी था लास्ट पेज पे। तो ये हमारे पास हो गया कि प्रॉपर सबसेट क्या है हमारे। पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार ये आपके लिए नई चीज है, ये अभी किसी ने नहीं पढ़ी होगी मेरे हिसाब से। आप इसको एक बार वीडियो में दोबारा देखना कि ये मैंने कैसे कैसे केस बना के समझाया। तो कोई आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सबसेट बता दो, तो क्या कहोगे, 2 to the power n। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बता दो, क्या कहोगे, 2 to the power n - 1। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? चलो अब आ जाते हैं थोड़ी सी नई चीज पे, थोड़ी सी क्रिटिकल चीजों पे। अब 5, इसके बारे में देखो, ये सबसे अलग सेट है ये। इसका मतलब क्या, खाली। अगर मुझे कोई कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या थे, 2 to the power n, जिसमें n क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ सबसेट क्या थे, 2 to the power n, जिसमें n क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0, एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे, 2 to the power 0 which is 1। और ये एक कौन सा सबसेट होगा, फाई इटसेल्फ, क्योंकि हमने क्या कहा था, फाई तो हर एक का सबसेट है, ये पहले ही लिखा था हमने। तो फाई का सबसेट कौन होगा, सिर्फ फाई होगा, इसके अलावा कोई उसका सबसेट नहीं होगा। पॉइंट समझ आया? अगर एक सेट है ए जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट 1 है, इसका सबसेट कितने सबसेट होंगे इसकी, 2 to the power 1 which is 2। तो इसके 2 सबसेट होंगे, कौन कौन से, एक ये खुद और एक फाई। पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट?
बच्चा लिख रहा है फाइव का प्रॉपर सबसेट। बेटा प्रॉपर सबसेट क्या होता था, टोटल में से एक माइनस कर दो, तो इसमें से एक माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0। फाइव का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सही है। अभी ये सारी टर्म्स आपके लिए नहीं है। हम फाइव को करली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं बेटा। बेटा फाइव को करली ब्रैकेट में नहीं लिखना होता है। फाइव का मतलब होता है ये, देखो फाइव लिखूं या ये लिखूं, अगर मुझे करली ब्रैकेट में लिखना है तो मैं क्या लिखता हूँ, करली ब्रैकेट बीच में खाली स्पेस। इसका मतलब भी क्या होता है, नल सेट। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, और फाइव उसी की रिप्रेजेंटेशन है। तो फाइव एक तरीके से उसका नाम है, इसलिए फाइव में वो नहीं लिखा है हमने। अब देखो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी, पहली दूसरी क्लास में एक बच्चे ने डाउट पूछा था, तब मैंने हालांकि डाउट का रिप्लाई कर दिया था। लेट ए बी एंड सी, ठीक है। अपनी अपनी कॉपी रेडी करो, कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करना। बी 3 सेट्स, ए बी सी 3 सेट्स है हमारे पास। इफ ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है, ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, is it true that A is a subset of C? ये बताना है। If A, B, C be 3 sets, A belongs to B and B is a subset of C. अब देखो belongs to और subset का मतलब क्या है हमारे पास, belongs to मतलब एलिमेंट है, subset मतलब एक सेट है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी सी क्या है हमारे पास, 3 सेट है। पहली चीज, तीनों क्या है, सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब उसने कहा इफ बी बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो मैं ए को क्या लेके चलता हूँ, मान लो सिंगलटन सेट 1 ले लिया। बी को क्या लेके चलता हूँ, मैंने ये ले लिया 1, ये ले लिया 2, और सी को क्या लेके चलता हूँ, 1 2 3। अब देखो ए बी सी 3 सेट है, ए बी सी ये तीनों सेट दिख रहे हैं आपको। उसने कहा इफ ए बिलोंग्स टू बी, क्या ए बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है, ए इज एलिमेंट ऑफ बी। एलिमेंट अलग चीज है, सबसेट अलग चीज है। अब ए क्या है इस टाइम पे, एलिमेंट है। आपने एक्सरसाइज करी होगी पिछली में, मैंने एलिमेंट आपको बताया था क्या होता है पिछली वीडियो में, और बिलोंग्स टू का भी क्या मतलब होता है ये भी बताया था। तो इसका मतलब क्या है, ए एलिमेंट होना चाहिए। अब ये देखो, ये ए है, ये बी के लिए क्या बना हुआ है, एलिमेंट, और खुद वैसे है क्या, एक सेट है। अब सी क्या है मेरे पास, ये है। अब ये है बी सबसेट ऑफ सी। अब इसका मतलब क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू सी। हर एलिमेंट बी का सी में होना चाहिए, क्योंकि बी इज अ सबसेट ऑफ सी का। अब ये तो बी के पास 2 एलिमेंट है, एक ये और एक ये। बी के पास 2 एलिमेंट है, दोनों सी के पास भी है, इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ सी भी है। अब उसने मुझे कहा है इट इज ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, क्या ए का सबसेट सी होगा। अब ए का सबसेट सी होगा या नहीं ये पता लगाना है, ठीक है। ए क्या है मेरे पास, सिंगलटन सेट 1 है। सी क्या है मेरे पास, सिंगलटन सेट 1 है, 2 है और 3 है। अब इसको आप ध्यान से देखो, अगर ए मेरे पास इज एन एलिमेंट of C, but A is not a subset of C. यहाँ पे A जो है वो C का एलिमेंट है, C का सबसेट नहीं है। सबसेट कैसे बनता है, अगर एलिमेंट को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं तो वो सबसेट बनता है। एलिमेंट को अगर मैं करली ब्रैकेट में डाल देता हूं तो वो क्या बनता है, सबसेट बनता है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने सबसेट लिखे थे, अब इसमें देखो ये कहाँ लिखे थे, ये लिखे थे, ये देखो 1 और 2, 1 को उठा के एक करली ब्रैकेट में डाल दो, सबसेट बना। 2 को उठा के डाल दो, सबसेट बना। दोनों को उठा के डाल दो, सबसेट बना। एलिमेंट्स को उठा के अगर करली ब्रैकेट में डाल देता हूं तो वो क्या बनता है, सबसेट बनता है। अब यहाँ पे अगर इसको एलिमेंट को उठा के मैं करली ब्रैकेट में डाल देता, अगर ये एलिमेंट क्या है ऐसा दिखाई देता है, इस टाइम तो ये एलिमेंट है, इस पे एक और करली ब्रैकेट लगा देता तो ये बनता सबसेट। अगर एलिमेंट को उठाया और करली ब्रैकेट में डाल दिया तो वो सबसेट बना है।
अब इस टाइम पे ए क्या है, एलिमेंट है, जबकि वो सबसेट नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट गिवन थी वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक जनरलाइज चीज बता रहा हूं, अगर आपको किसी भी चीज को ट्रू प्रूव करना है, जब भी वो स्टेटमेंट पूछेगा तो आपके दिमाग में ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, है ना। तो किसी भी चीज को ट्रू प्रूव करने के लिए जनरल मेथड करेंगे, उसमें एग्जांपल नहीं देंगे। तो लिख देता हूं एक बारी, आप नोट्स में लिख लेना। किसी भी चीज को ट्रू प्रूव करना है अगर आपको, तो आप क्या करोगे, जनरल मेथड से करोगे उसको, एग्जाम्पल नहीं लोगे, एग्जाम्पल से नहीं प्रूव करोगे ट्रू कभी भी। जनरल ऑलवेज ट्रू होगा, तभी वो ट्रू माना जाएगा। क्योंकि अगर मान लो आपने एग्जाम्पल से दे दिया, तो हो सकता है उस एग्जाम्पल के लिए वो ट्रू हो लेकिन ऑलवेज ट्रू ना हो। तो ट्रू को हम हमेशा कैसे प्रूव करेंगे, जनरल मेथड से। हम क्या करेंगे, ऑलवेज ट्रू। और जब मुझे किसी चीज को फॉल्स प्रूव करना है, तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, तो गिव वन एग्जाम्पल। क्योंकि अगर कोई चीज किसी एक एग्जाम्पल के लिए भी फॉल्स हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फॉल्स। कोई बात कभी एक एग्जाम्पल के लिए भी झूठ हो जाती है, तो क्या बोलते हैं उसे, फॉल्स। और कोई चीज अगर हमेशा ट्रू रहती है, तभी उसे क्या बोलते हैं, ट्रू। तो हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को मुझे ट्रू प्रूव करना हुआ, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसका एग्जाम्पल दे दूं और कह दूं ट्रू है, वो नहीं माना जाएगा कभी भी। आप जब भी ट्रू प्रूव करना होगा आपको, तो हमेशा जनरल तरीके से प्रूव करोगे। और जब आपको फॉल्स प्रूव करना है, जनरल मेथड बताना एक बार लिख रहा है बेटा, क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखाऊंगा कैसे जनरल मेथड करना है। और किसी चीज को अगर फॉल्स प्रूव करना है, तो आप सिर्फ एक एग्जांपल दे सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो अभी हमने करा, तो हमारा आंसर क्या है, फॉल्स। ये हमने क्या कहा इसको, फॉल्स। और फॉल्स कहा है इसलिए हमने क्या करा, एक एग्जांपल दे दिया इसका, कि इस एग्जांपल के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। और अगर ट्रू प्रूव करना होता तो कैसे करेंगे, ये अभी जब ट्रू वाला क्वेश्चन आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये जनरली बात को याद रखना, ये पूरे सिलेबस में हर जगह वैलिड है। ये जनरल बात है हमारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में। ट्रू प्रूव करने के लिए जनरल मेथड, जनरल मेथड मतलब वेरिएबल लेकर चलेंगे, ऑलवेज ट्रू। फॉल्स में एक एग्जांपल भी दे दो तो भी काम चल जाएगा। अब सबसेट आज हमने पढ़ा है कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है हमारे पास, कि अगर ए का सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करेंगे, तो ए बी का सबसेट होगा। इतना पढ़ा है हमने। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा उस दिन हमने सिंबल्स लिखे थे बहुत सारे, एन, कैपिटल जेड। एक दिन बच्चे ने पूछा था कि इररेशनल का क्या होता है। इररेशनल के लिए बेटा कैपिटल टी यूज करते हैं सिंबल, इररेशनल। या फिर उसको जनरली आर माइनस क्यू लिख देते हैं। रियल में से अगर रैशनल वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कौन से आ जाएंगे, इररेशनल नंबर्स आ जाएंगे। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता ही है, सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं n इज अ सबसेट ऑफ z, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट ऑफ इंटीजर है। इंटीजर का ही एक छोटा पार्ट क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है या नहीं, बिल्कुल है। तो इस तरह से भी सबसेट को हम यूज करते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, सबसेट को कैसे यूज करते हैं। चलो, अब सेट से अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो है इंटरवल। सेट से अगली चीज जो आएगी हमारे पास वो क्या है, इंटरवल। इंटरवल में चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कि इंटरवल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कि हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको याद होगी। मुझे आपको ये बताना है कि मैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हर सेट को कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं, और ऐसे ही रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में हर सेट को कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं। इंटरवल अभी आएगा, वो अभी पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, आपको इसका आंसर देना है। देखो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, पहला कि मैं रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं हमेशा। दूसरी स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं हमेशा। तीसरी स्टेटमेंट में, चलो इन दोनों में से बताओ पहले कोई स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, कि मैं
रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में ले जा सकता हूं कि नहीं, पहली चीज रखिए, और दूसरे में ये दूसरी चीज लिखिए। तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है स्टेटमेंट 1 या 2, कौन सी आपको ट्रू लग रही है ये लिखना है आपको, 1 या 2। जिनको बोथ लग रही है वो बोथ भी लिख सकते हैं। पहली स्टेटमेंट में मैंने कहा है रोस्टर से सेट बिल्डर में लिख सकता हूँ हमेशा, दूसरी में कहा है सेट बिल्डर से रोस्टर में लिख सकता हूँ हमेशा। अब इन दोनों में से आपको कौन सी स्टेटमेंट ट्रू लग रही है कि चैट बॉक्स में आपको लिखना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक सेट दिया x such that x lies between 0 and 1, x belongs to real। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन मैं कभी भी इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है which can not be converted into रोस्टर फॉर्म। रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म को हमेशा रोस्टर फॉर्म में कर सके ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अब देखो ये मुझे क्या कह रहा है, x, वो वाले x ले लो, x जिसमें वो 0 से 1 तक हो, सच दैट रियल हो। अब 0 से 1 में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। क्या आप उन इनफाइनाइट नंबर को लिस्ट कर सकते हो, क्योंकि रोस्टर फॉर्म क्या कहती थी, रोस्टर फॉर्म कहती थी कि उनको लिस्ट कर लो, कॉमा से सेपरेट कर दो और कर्ली ब्रैकेट लगा दो। रोस्टर फॉर्म का यही मतलब होता था। अब 0 से 1 तक इनफाइनाइट नंबर आते हैं, क्या मैं उनको लिस्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। कॉमा से सेपरेट तो करने की बात ही अलग हो गई। जब मैं लिस्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख पाऊंगा। पॉइंट क्लियर हुआ। तो अगर मुझे कोई कहे कि सभी सेट बिल्डर को आप रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैं क्या कहूंगा, नहीं कर सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो ये आपके सामने एग्जांपल है, पहली चीज। अब बात आई कि इनफाइनाइट सेट जब बन जाता है तो आप रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। अब इनफाइनाइट दो तरीके से बनते हैं, देखो 1 2 3, एक डॉट 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 वाले होते थे, याद है। इसमें क्या कहते थे, अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो डॉट 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 लगा दो, ऐसा कह देते थे। लेकिन ये उसका केस नहीं है, यहाँ तो चलते चलते डॉट 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 लगा दी, चलता गया, तो ये रोस्टर फॉर्म मानी जाएगी। लेकिन इसमें मैं क्या रिप्रेजेंट करूं, डॉट 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 कैसे लगाऊं, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न थोड़ी ना होता है नंबर्स का, ये तो कॉन्टिन्यूअस नंबर आते रहेंगे, 1.01 1.0001 एंड सो ऑन। तो ये वाला जो सेट मैंने लिखा है, मान लो ये सेट ए था, इस सेट को चाह के भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है तो गलत लग रहा है। ये सेट में रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और ऐसे बहुत सारे सेट हैं जिनको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब मैं आ जाता हूं दूसरी स्टेटमेंट पे। इसमें कहा था कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में दुनिया का कोई भी सेट दिया होगा मुझे, मैं उसे सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत इजीली कन्वर्ट कर पाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेट बिल्डर को रोस्टर में कर पाऊंगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, फर्स्ट वाली। हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है कि अगर पैटर्न नहीं हुआ उसमें, एक बच्चे ने डाउट पूछा है, अच्छा डाउट है वो, सुनो। एक बच्चे ने एग्जांपल भी लिखा है कि 1 2 7 8, मान लो ये दे दिया कि ये रोस्टर फॉर्म है, इस बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब कोई पैटर्न तो है नहीं, सही है। तो बेटा अभी आप थोड़ी कम चीजें जानते हो, थोड़ी सी और चीजें जान जाओगे। जैसे मैं इसको लिख के दिखाता हूं, मैंने लिख दिया x such that x is root of equation x minus 1 into x minus 2 into x minus 7 into x minus 8 equals to 0। देखो फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, x such that x is root of equation x minus 1 into x minus 2 x minus 7 x minus 8 equals to 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है 1 2 7 8। देखो पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमारे पास जब भी कोई भी, चाहे वो पैटर्न फॉलो हो रहा हो चाहे वो नहीं हो रहा हो, अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में दिया है तो मैं सेट बिल्डर में हमेशा लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेट बिल्डर में, जैसे ये एग्जांपल सेट बिल्डर में दिया था, इसको मैं रोस्टर में नहीं लिख सकता हूं चाह के भी। अभी हम आते हैं इंटरवल पे। इंटरवल क्या होता है हमारे पास, इंटरवल क्या होता है,
कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज, ये वो मूवी वाला इंटरवल नहीं है कि मूवी वाला इंटरवल नहीं है ये, या आप ये सोच रहे हो कि इंटरवल क्या होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस वैल्यू। अभी चैट बॉक्स में मत लिखो, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया अभी यहाँ से, बाद में आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना कोई डाउट हो तो। हाँ, अब मैंने कहा आपको x, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था 0 से लेके 1 तक, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है। तो 0 से 1 तक जितनी भी वैल्यूज आप लोग इमेजिन कर सकते हो वो सारी वैल्यूज आएंगी इसमें। 0.1, 0.2, 0.11, 0.118, 0.11128, जीरो से नंबर लाइन पे, नंबर लाइन याद है आपको क्या होती थी, ये 0 ये 1, 0 से 1 तक ये पूरा इंटरवल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरवल 0 से 1 तक का इंटरवल। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे इनइक्वालिटीज की हेल्प से। इसका मतलब क्या होता है, x 0 से बड़ा होगा, x 1 से छोटा होगा। इनइक्वालिटीज को आप जानते ही हो कि लेस देन और ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी कौन सी होती है। अब इनइक्वालिटी ऐसी होती है, देखो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, लिख दे दो, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब लेस देन, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू। इनको यूज भी कर देता हूं एक बार, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x लेस देन 4, x लेस देन इक्वल टू 5 मान। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, इसका मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी और 3 भी हो सकती है, इसमें 2 नहीं हो सकती है। इसमें कॉन्टिन्यूअस वैल्यू लिखा है, इसमें 3 से बड़ी हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। x लेस देन 4, x लेस देन 4 मतलब 4 से छोटी वैल्यू रहनी चाहिए और 4 नहीं हो सकती। इसमें x लेस देन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब 5 या फिर 5 से छोटा, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है या फिर 5 से छोटी होगी। पॉइंट क्लियर हुआ। ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है। अब मैं आपको इंटरवल बता रहा हूं क्या होता है। इंटरवल हमारे पास होता है जब दो फाइनाइट वैल्यूज के बीच में, या फिर फाइनाइट या इनफाइनाइट तो बाद में देखेंगे थोड़े डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब दो वैल्यूज के बीच में x रहेगा, जैसे मैंने कहा x 0 और 1 के बीच में। देखो मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं, चारों अलग अलग है, कहीं पे इक्वालिटी कहीं दे दी है, कहीं पे यही 4 पॉसिबल केस है। इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है x 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। सेकंड में वो क्या कह रहा है कि x हमारे पास 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। तीसरे में कह रहा है x 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। फोर्थ में क्या कह रहा है, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। इसको अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0, देखो ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू 0,1। अब देखो ये दूसरी ब्रैकेट्स आ गई। अब आपको याद हो तो मैंने उस टाइम बताया था कि सेट के लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, करली ब्रैकेट। इंटरवल के लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, ये राउंड ब्रैकेट्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब देखो इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, इसको लिखते हैं 0 1, x बिलोंग्स टू 0 1, x बिलोंग्स टू 0 1। अब देखो कहीं पे मैंने ये वाली ब्रैकेट लगाई है, कहीं पे मैंने ये वाली ब्रैकेट लगाई है, ये वाली ब्रैकेट या फिर ये वाली ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट यूज करनी है मैंने। इस वाली करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड। क्या मतलब होता है इसका, नॉट इंक्लूडेड। और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड। जिस भी साइड स्क्वायर ब्रैकेट लगी होगी इसका मतलब वो वैल्यू इंक्लूड हो रही है, जिस भी साइड सर्कुलर ब्रैकेट लगी होगी इसका मतलब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे इसमें मुझे कहा था x 0 और 1 के बीच में है, दोनों इंक्लूड नहीं करनी, तो मैंने क्या करा 0, 1
कौन सी ब्रैकेट लगा दी? सर्कुलर। इसका मतलब क्या है? 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज, लेकिन 0 और 1 को इंक्लूड मत करना। इसका मतलब क्या है? 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज और 0 को इंक्लूड करना। 0 को इंक्लूड करना था, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दी। 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगा दी। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या था हमारे पास? इसको इंक्लूड करना है। पॉइंट क्लियर हुआ? इतना पॉइंट क्लियर हो गया? इसी का एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो ऐसे है हमारे पास 1x2 1 2 1 2 और 1 2। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1 से लेके 2 ऐसा। इसको कैसे लिखूंगा? 1 से लेके 2 ऐसे। इसको 1 से लेके 2 ये क्लोज, ये ओपन। इसको 1 से लेके 2 दोनों क्लोज। इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझ आ गया? सर्कुलर ब्रैकेट मतलब इंक्लूड नहीं करना है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब इंक्लूड करना है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको? इंक्लूड करना है, सर्कुलर मतलब इंक्लूड नहीं करना है। अब इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इंटरवल को। नंबर लाइन पे देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 ऐसे करके नंबर लाइन होती है। 0 1 2 -1 एंड सो नंबर लाइन तो आप सबको याद है क्या होती थी नंबर लाइन? अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है आपने। अब देखो 1 से लेके 2 तक दोनों ओपन, दोनों ओपन इंटरवल है, इसका मतलब दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। और जिसको इंक्लूड नहीं करना उस पे आप क्या करोगे? ओपन डॉट लगाओगे। इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। और जिसको इंक्लूड करना है उस पे क्या करोगे? सॉलिड डॉट लगाओगे। इसका मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड। तो अब मेरे को क्या करना है? 1 से लेके 2, तो मैं क्या करूंगा? 1 पे ओपन डॉट, 2 पे भी ओपन डॉट और बाकी नंबर लाइन को शेड कर दूंगा बीच वाली, क्योंकि बीच में तो सारी वैल्यूज लेनी है। यहाँ पे 1 पे सॉलिड डॉट, 2 पे ओपन डॉट और क्या कर दूंगा? बीच में शेड कर दूंगा, क्योंकि बीच की सारी वैल्यूज चाहिए। इसमें 1 पे ओपन डॉट, 2 पे सॉलिड डॉट और बीच में शेड, क्योंकि बीच की सारी वैल्यूज चाहिए। इसमें 1 पे भी सॉलिड डॉट और 2 पे भी सॉलिड डॉट और बीच में तो सारी वैल्यूज चाहिए ही चाहिए। ओपन डॉट का मतलब जब नंबर लाइन पे मान लो रिप्रेजेंट करना पड़े, तो ओपन डॉट का मतलब क्या होगा? वो वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है। जैसे इस पे 1 और 2 दोनों पे क्या रखा है मैंने? ओपन। क्लोज डॉट इसका मतलब क्या होगा? वो वैल्यू इंक्लूड हो रही है। इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है? इनइक्वालिटी, ये क्या है? इंटरवल, ये क्या है? नंबर लाइन। इनइक्वालिटी को इंटरवल में कैसे लिखना है, इंटरवल को इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। फिर से, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कि उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। इस ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड करना है। ओपन डॉट का मतलब इंक्लूड नहीं करना। सॉलिड डॉट का मतलब इंक्लूड करना है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब जो अगली चीज हमें पढ़नी है वो है पावर सेट। जो अगली चीज हमें पढ़नी है वो क्या है? पावर सेट। पावर सेट देखो 5 या 7 मिनट का टॉपिक बचा है, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट हो जाएगा पावर सेट के बाद। अब इससे पहले एक चीज और बता रहा हूं, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है? जैसे इसमें क्या है? 2 - 1, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। चारों में से कोई भी केस हो, हमेशा क्या करोगे? लेंथ ऑफ इंटरवल, मान लो ऐसे लिखा हुआ ए से लेके बी तक, तो क्या कर दोगे? बी माइनस ए, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। मतलब ये कितनी लेंथ कवर हुई है? देखो 2 - 1 1, 2 - 1 1। तो नंबर लाइन पे जो लेंथ कवर होती है उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। वो आती क्या है? अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस कर दो तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? चलो अब हम आ जाते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या है?
पावर सेट है तो एक सेट ही, और सेट क्या होता था हमारे पास, कलेक्शन होता था। तो हम क्या कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए is called power set, power set of A, it is represented by P of A, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट ऑफ ए है क्या, वो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ए के सारे सबसेट को क्या बोलेंगे हम, कलेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा वो पावर सेट। जैसे ए मेरे पास सेट था 1,2, ये सेट है मान लो, इसके बहुत सारे सबसेट, अभी नंबर ऑफ सबसेट देखे थे कितने होंगे, 2 to the power 2 which is 4, तो इसके क्या होंगे हमारे पास 4 सबसेट होंगे। वो 4 सबसेट क्या है, 5, 1, 2, 1,2, यही 4 उसके सबसेट है। तो आपको क्या करना है, इन चारों को उठा के एक, बेटा अगर अभी डाउट आप लिख रहे हो तो उसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं तो इस टाइम कॉपी पेन पे देख रहा हूँ, आपका डाउट कैसे देखूंगा बताओ, अभी तो मैंने चैट बॉक्स खोला ही नहीं हुआ। पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो मेरे को ए सेट गिवन है मान लो ये, तो इसके सारे सबसेट, इसके कितने सबसेट थे, ये 4, इन चारों को उठा के एक सेट में लिख दिया। सेट में लिखने का मतलब क्या होता है, ये चारों अब क्या बन गए हैं, एक एलिमेंट बन गए हैं। इनके कलेक्शन को, और कलेक्शन कैसे करते थे, सबको लिख लो और करली ब्रैकेट्स में, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। तो ए के जितने भी सबसेट थे सबको उठा के एक ब्रैकेट में लिख दो, उन्हें क्या बोलोगे, पावर सेट ऑफ ए। तो मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए मुझे पावर सेट ऑफ ए में, वो किसके बराबर होंगे, इट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, या नहीं, क्योंकि ए के सारे सबसेट ही तो उसके एलिमेंट बने हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए किसके बराबर होता था, 2 to the power n। तो इसका पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर ऐसे भी कह सकता हूँ कार्डिनल नंबर, अगर याद हो तो n ऑफ p ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं हम, ये ऐसे लिखा मिलता है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। पावर सेट क्या है हमारे पास, एक नया सेट है, और वो सेट है क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। तो कोई मुझसे पूछे कार्डिनल नंबर ऑफ पावर ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, 2 to the power n होगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है पावर सेट ऑफ ए की, जब सारे सबसेट्स को कलेक्ट कर लूंगा तब लिख दूंगा। अभी पावर सेट के बारे में एक दो चीजें और बताऊंगा, पर वो अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप पहले इतना पढ़ लेना, उसके बाद में आपको पावर सेट में थोड़ा सा और हमें खेल खेलना है पावर सेट में, लेकिन वो क्या खेल है ये मैं अगली बार खेलूंगा, ठीक है, अभी नहीं खेल रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास सबसे बड़ा सेट पॉसिबल रिलेटेड टू आवर स्टडी। हम जिस भी चीज को स्टडी कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा सेट जो पॉसिबल है उसको क्या बोलते हैं, हमेशा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि मैं मैथ्स की बुक्स की स्टडी कर रहा हूं, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि सारी दुनिया की मैथ्स की बुक उठाओ, एक कमरे में रख दो, मतलब एक ब्रैकेट्स में रख दो, वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट फॉर द स्टडी। ऐसे आप फिजिक्स के लिए कर रहे होगे तो सारी फिजिक्स की रख लो, केमिस्ट्री के लिए कर रहे हो तो सारी दुनिया की किताबें जो केमिस्ट्री की हैं वो सब एक साथ रख लो, उन्हें क्या बोलेंगे, कलेक्शन। वो कलेक्शन ऑफ जो केमिस्ट्री की सारी किताबें आएंगी वो आपके लिए क्या हो जाएगा, उस स्टडी के लिए यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि सबसे बड़ा सेट जो पॉसिबल है रिलेटेड टू आवर स्टडी। हमारी स्टडी बदल जाएगी तो यूनिवर्सल सेट बदल जाएगा। मान लो मैं फैन की स्टडी कर रहा हूँ, पंखे की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या करो, सारी कंपनीज के सारे फैन, सारे मॉडल एक जगह पे इकट्ठे कर लो, एक जगह मतलब यहाँ पे लिस्ट कर लो, तो वो क्या बन जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट। अब कार की बात कर रहे हो तो कार की जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी मॉडल्स आते हैं, सबको एक जगह पे लिस्ट कर लो और कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट।
तो यूनिवर्सल सेट क्या है, हमारी स्टडी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा, जिसमें सारे एलिमेंट दुनिया के आ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल यू से। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, कैपिटल यू से। तो यूनिवर्सल सेट का इतना ही मतलब है हमारे पास। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ये आपकी थ्योरी थी जो एक्सरसाइज 1.3 से पहले की थ्योरी थी। अब आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 1.3 आपको करनी है कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.3 आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, एक बारी अच्छे से देखेंगे। पावर सेट के बारे में फिर से मैं बता रहा हूँ, एक दो चीजें और। चलो एक काम करते हैं, 5 मिनट और लगा लेते हैं, कंप्लीट ही कर देते हैं पावर सेट को भी। देखो अब मैं पावर सेट बता रहा हूँ दोबारा से। पावर सेट क्या था, देखो 2 मिनट और सुन लो फिर क्लास खत्म कर रहे हैं बस। पावर सेट क्या था हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, यही था ना हमारे पास, या नहीं? अब मैंने कहा ए हमारे पास 1,2 है मान लो, तो पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, 5 1 2 1,2, यही हमारे पास पावर सेट ऑफ ए बनेगा। अभी बनाया था हमने। अब मैंने कहा जो आपके पास सेट गिवन था वो है 5, इसका पावर सेट बताओ। ए हमारे पास 5 है, पावर सेट ऑफ ए, ये अपनी कॉपी में लिखो फटाफट से। मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए हमारे पास 5 है, आपको पावर सेट ऑफ ए लिखना है। चलो अब देखो 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं, 0। तो सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे, 2 टू द पावर 0 विच इज 1। इसका मतलब इसका एक ही सबसेट होगा और वो क्या होगा, 5। तो मेरे पास ये बना पावर सेट ऑफ, इसका एक ही सबसेट था और वो सबसेट क्या था, 5। तो ये क्या बना मेरे पास, पावर सेट ऑफ ए बना। पॉइंट क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो 5 है वो क्या बना हुआ है इस टाइम पे, एलिमेंट बना हुआ है। ये 5 और ये 5 अलग अलग है। ये 5 क्या बता रहा है कि सेट खाली है। इस 5 का मतलब क्या है कि सेट खाली है, सेट में कुछ नहीं है। लेकिन उस खाली ही को सबसेट मानते हुए पावर सेट क्या बनेगा, उस सबसेट जो कि 5 था उसका सेट। अब ये 5 इसमें क्या बना है, एलिमेंट बना। क्लियर हुआ? इसमें थोड़ा सा इसका लेवल और रेज कर देता हूं, अगर मैं पावर सेट ऑफ ए पूछ लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो पावर सेट ऑफ ए जो आया इसका भी पावर सेट पूछ लिया मैंने। तो थोड़ा आप लोग इस बारे में सोच के रखना, ये आपका होमवर्क है, ये वाला कंसेप्ट जो अभी बताया, ये आप होमवर्क में सोचना है इसको। अगली क्लास में यहीं से शुरू करूंगा कि अगर ए 5 है तो उसका पावर सेट और उसके पावर सेट का पावर सेट क्या होगा, ये बताना है। ठीक है आपको? अभी हम लोग क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं।